नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? गोपाल थापा एमएमए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जो हमारी लाइफ़ से जुड़ी हुई हैं या फिर हमारी ट्रेनिंग आपने देखी होगी। मैं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फ़ेसबुक हो, उस पर 15-16 से काम कर रहा हूँ, लेकिन उस लेवल पर नहीं जहाँ पर मुझे करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता था उतना मैंने काम किया। आज हमारे साथ आप एक नए गेस्ट को देख रहे हैं। गेस्ट कहिए, मेरे पार्टनर कहिए, हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही साथ में आज हम दोनों की स्टोरी इसमें मिक्स अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी ये छोड़ दें ट्रेनिंग करना, एमएमए की दुनिया को छोड़ दें। हो सकता है मैं 2-4 साल बाद गिव अप कर दूँ, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी है कि हो सकता है ये ट्रेनिंग आगे ना चल पाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ और इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम दोनों को आने वाले कुछ सालों के बाद ट्रेनिंग छोड़ देना पड़े। हो सकता है ये ख्वाब देखना छोड़ना पड़े कि हम अब फाइटर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ आज से 10-12 साल बाद जब ये वीडियो वो यूथ देखेगी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो जब यूएफसी, एमएमए या फिर बड़े-बड़े चैंपियनशिप का नाम देखेगी और वो सोचेगी यार हमने क्यों नहीं किया? वो जब आप ये सोचेंगे हमने क्यों नहीं किया, उससे पहले आपको इस आदमी की स्टोरी देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ हमारी जो कंडीशन है फाइनेंशियल हो गई, फाइनेंशियली एमएमए के अंदर खासतौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो आपके पास बैकअप में बहुत सारा पैसा ज़रूर चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 2-4 हज़ार में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारी बातें जो भी आप कह रहे हैं वो हम सीखेंगे। आखिरकार एक ऐसा फाइटर जिसने शुरू किया अपने दम पर और सब कुछ है। अपने दम पर जब कोई शुरू करता है तो उसके सामने क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैंने आपको बताया कि विक्रम, काफ़ी लोग इन्हें जानते भी हैं क्योंकि इनकी जो फ़िज़ीक है यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लोग मुझे पूछते भी हैं कि जब इनकी मैंने 2-4 दिनों पहले वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड की, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये एनहांस्ड है। तो सोचिए जो आदमी नेचुरली जो भी फिज़िकल एक्टिविटी होती है, जिम इन्होंने अभी 10-12 दिन में जो फ्री हमारे लिए मिला हुआ था जिम, तो हमने वो जॉइन किया और लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लेकर ये बॉडी बनाई है। तो जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं, वो जानते हैं कि ये क्या इंजेक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ये जो होम वर्कआउट से ही इन्होंने अब इतनी अच्छी बॉडी बनाई कि लोगों को ये लगने लगा कि ये इंजेक्शन ली हुई बॉडी है। तो सबसे पहले हम विक्रम से जानते हैं कि उनका परिचय लेते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, वो एमएमए की दुनिया में कैसे रहा। तो विक्रम भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो विक्रम भाई आप मुझे बताइए आपने एमएमए में आने का सपना कब से देखा? कैसे शुरुआत हुई आपकी इसमें आने की? शुरुआत तो पहले तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई देखा करता था मैं, जिस टाइम मैं छोटा था। उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू एमएमए का तो कोई आता पता ही नहीं था यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो उस टाइम मैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखा करता था। तो ऐसे करते करते फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा और फिर मैं यूट्यूब के दौरान यूट्यूब देखने लगा। यूट्यूब में फिर पता लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है और वैसे मुझे एमएमए की वीडियो मिल गई वहाँ पर। अच्छा। यूएफसी फाइट देखने लगा मैं। फिर एमएमए की फाइट मिली, उसके बाद फिर जो उसमें देखने लगा मैं कंटिन्यू, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो गेम। एमएमए स्पोर्ट काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, तो आपको लगा कि आप एमएमए कर सकते हैं मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि एमएमए बेस्ट है। अच्छा, हाँ चलो जी। ठीक है। क्योंकि देखो सबकी शुरुआत जो होती है वो कहीं न कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो रेसलर की हमने बड़ी-बड़ी बॉडी देखी है, वहीं से शुरुआत होती है। तो विक्रम भाई आप मुझे बताइए कि बचपन में आप पैदा कहाँ पर हुए? हिमाचल या भारत के अंदर कहाँ पर आप पैदा हुए? स्कूल आपने कहाँ तक किया? ये सब बताइए। पैदा तो मैं हिमाचल में यहाँ रामपुर में ही हुआ हूँ। अच्छा। रामपुर के शिंगला गाँव में। तो पढ़ाई भी मेरी कुछ खास नहीं रही। घर के काफ़ी प्रॉब्लम थे, गरीबी से गुजरना पड़ा। तो पढ़ाई में 8th क्लास तक पढ़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा घर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हाँ, तो आपको मैं बता दूँ कि जो विक्रम भाई हैं वो उनकी एज जान लेते हैं। आपकी एज अभी कितनी है 2025 में? एज मेरी अभी 30। हाँ, 30 तो लगभग इन्होंने लगभग 15-16 साल की उम्र से ये सेल्फ ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। दरअसल जो इनकी मेन प्रॉब्लम रही क्योंकि वो रही गाइडेंस की कमी। गाइडेंस की कमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारे पास कोई कोच नहीं होता और आप सेल्फ को अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, आपकी फ़िज़िक अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसका कोई नुकसान है, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेन्ड फाइटर बनने के लिए आपको एक कोच की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो विक्रम भाई आप मुझे बताइए कि जब आपने पहली एमएमए फाइट लड़ी, तो वो कब लड़ी? किसने आपको बताया कि एमएमए फाइट होनी है? कहाँ पर लड़ी आपने वो?
देखो मुझे तो कोई पता नहीं था पहले, मैं घर पे ही सेल्फ ट्रेनिंग किया करता था। तो ऐसे मैं वीडियो फेसबुक में ऐसे अपलोड किया करता था वीडियो। तो मेरी वीडियो एक एमएमए फाइटर है, वो क्या कहते हैं 15-20 फाइट लड़ चुका है वो बंदा, तो उस तक मेरी वीडियो पहुंच गई। तो उस बंदे ने बोला कि भाई यहाँ पे एमएमए फाइट है और खेलना है तो आ जा, अच्छा। कहकर बताया उसने। तो शौक तो था, तो मैं सोचा कि चले जाता हूँ कैसा होगा। तो हम गए फिर एमएमए फाइट खेलना, और ये रोडू में था उस टाइम। अच्छा, पहली फाइट आपकी रोडू में थे। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब जीते हारे कैसे? नहीं, रिजल्ट तो मैं हार गया वो फाइट। अच्छा, फर्स्ट फाइट हार गया। अच्छा। मतलब उसमें क्या कमी रही आपकी उस फाइट में, क्या आपको पता लगा कि मैं ये नहीं जान पाया इसमें? कमी तो यही रह गई कि अब एमएमए स्पोर्ट है, कभी किसी को फेस किया नहीं लाइफ में, कभी किसी से स्पारिंग की नहीं, रेसलिंग की नहीं, कोई पता नहीं। क्योंकि अब जो बातें हम सुनते हैं तो सुनने और करने में बहुत फर्क है। हाँ, ये बहुत फर्क है। तो अब किसी के साथ किया नहीं कोई चीज, तो फिर कैसे पता रहेगा। अब पता तो ऐसा तो था कि टेक डाउन लेना है, लेकिन लेना कैसा है, कैसे सेटअप कैसे करना है, वो चीज मतलब कोई नॉलेज नहीं था उस चीज का। अच्छा। तो गया मैं और रिंग में, तो मैं चाह रहा था कि उसको पकड़ के टेक डाउन करूं। अच्छा। लेकिन वो नजदीक आने नहीं दे रहा, सेटअप ही नहीं बन रहा है, तो उसने मुझे फिर वहां पे नॉकआउट कर दिया। अच्छा, पहली फाइट में आप नॉकआउट? हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपकी मैं बात करूंगा, फिर से आपको पीछे लेकर चलता हूँ। आपकी फैमिली में पहले मदर फादर आपके थे, तो आपके फादर की जब डेथ हुई तो उसके बाद भी आपने ट्रेनिंग जारी रखी अपने, काफी लंबा ये सफर चला, क्योंकि गिव अप तो आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि एज ऑफ 30 है। क्योंकि खासतौर पर जो भारत के अंदर मैं बात करूँ, जो नेपाली लोग होते हैं वो 30 के एज में ना तो वो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रख पाते हैं, ना वो अपनी फिजिक इस तरह की रख पाते हैं। खासतौर पर इसमें दो तरह की चीज होती है, उनमें एक पैशन होता है वो है पैसा कमाना, दूसरा पैशन होता है उनका कि वो अपनी लाइफ को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। तो विक्रम भाई की एक कमी है जो उनके पास एजुकेशन बहुत कम है, दूसरी उनका पैशन जिंदा है, पैशन ऐसा रखा जो मॉडर्न पैशन है, और एमएमए जैसा पैशन होना, और उसके बाद आप एमएमए की दुनिया में जाना। उन जो नेपाल के दूसरे हमारे भाई होते हैं यहाँ पर मजदूरी करते हैं, खासतौर पर मैं भी मजदूरी करके आया हूँ, वो भी मजदूरी करके यहाँ पर आए हैं, तो वो उस लेवल पर नहीं सोच पाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने कभी नहीं सोचा कि यार छोड़ो पैसा नहीं है, नशा किया जाए थोड़ा बहुत, जो बाकी आम जिंदगी होती है, ऐसे बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई सोच नहीं आया, क्योंकि मैं पहले से ही सेल्फ ट्रेनिंग में था, तो इस वजह से मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं नशा करूं या छोड़ दूं। ऐसा तो कभी नहीं लगा मुझे। तो दूसरी चीज, एक चीज दूसरी है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पास मुझे लोग कहते हैं कि यार मैं कराटे से ब्लैक बेल्ट हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरे जो पापा थे, मेरी मदर थी, वो पैसे कमाती थी। खासतौर पर जब वो पैसे कमाते थे तो मैं कराटे किया करता था उन दिनों में। तो कराटे में क्या होता है कि एक बेल्ट सिस्टम होता है आपके पास, आपको काता करके दिखाना होता है और आपको फिर उसमें बेल्ट दिया जाता है। तो मैं बहुत जल्दी जब मैं ब्राउन बेल्ट तक पहुंचा, तो उसके बाद मेरा जो ब्लैक बेल्ट होना था, उससे पहले मेरी कोच के साथ किसी वजह से अनबन हो गई, तो वो बेल्ट मुझे कभी जो कोच के साथ मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं पाई प्रॉपर। एक चीज, जब से मेरे फादर बूढ़े हो गए, उनसे काम नहीं होने लगा, क्योंकि हमारे घर में जो भी घर चलता था वो मजदूरी के पैसे से चलता था, कोई जॉब नहीं थी, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं। जब से मेरे पास ब्लैक बेल्ट हुई, मैंने अपने जो, जैसे आपका पैशन था कि आप ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो मैं वैसे ही ट्रेनिंग करता था, सिर्फ अपने एक पंचिंग बैग के ऊपर। तो जो सोलो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि कराटे बैकग्राउंड से था, किक्स अच्छी थी, तो खासतौर पर कभी बॉक्सिंग उस लेवल की नहीं की थी, तो ठीक था, हल्का मैंने बहुत अच्छा सीखा था। जब से मेरे फादर की जो एज उनकी ज्यादा हो गई, वो काम नहीं कर पाए, तो मेरे सामने दो तरह के रास्ते थे, या अपने स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू रखूं, दूसरी तरफ की मुझे पढ़ाई भी खुद से करनी थी। तो मैं 3 दिन मजदूरी करता था, लोगों का काम करना, किसी का गोबर उठाना है, दिहाड़ी मजदूरी करनी है, रेता रोड़ी, जो ये आपने देखा होगा गाँव में ये सब काम चलते हैं, वो करना, और 3 दिन जाता था कॉलेज। तो आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपकी शादी कौन सी उम्र में हुई? मेरी शादी तो ऐसे छोटी उम्र में ही हो गई थी, क्योंकि घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि पापा बुजुर्ग हो चुके थे। अच्छा। तो घर में संभालने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए शादी करनी पड़ी मुझे छोटी उम्र में। ठीक है। तो मैं लगभग 21 की उम्र में मैंने शादी कर ली थी। तो आपने शादी के बाद, आपके अभी शायद 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। 2 बच्चे, वाइफ और अपने फादर का केयर करना, इन सब चीजों को आपने
उसके साथ भी आपने एमएमए ट्रेनिंग जारी रखी, जिस स्तर पर भी हो, कंटिन्यू आप फिर भी नहीं कर पाए, मैंने देखा आपको कई समय तक। क्योंकि मैं आपको बात बता दूं कि मैं इनको पर्सनली जानता हूं, तो इनकी स्टोरी मुझे भी पता है। मैं ज्यादा बताऊं उससे अच्छा कि मैं इनसे सुनना आप सभी को ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। तो जैसे आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट मिलता था कि यार कर ले, तो ये सब करना है, एमएमए है, क्या है इसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, क्या फैमिली क्या कहती थी इस बारे में? फैमिली का तो सपोर्ट तो था, बट ऐसा हो जाता था कि अब कमाई नहीं कर पाते थे हम। कमाई जैसे करेंगे तो अगर एमएमए में डाल दिया, स्पोर्ट में डाल दिया, फिर घर फैमिली के लिए दिक्कत हो जाती थी, टेंशन हो जाती थी। अगर फिर घर फैमिली में लगा दिया तो एमएमए का वो रुक जाता था फिर। तो इस कारण से काफी परेशानी आ जाती थी इससे। तो आप सभी इस चीज को नोट करके रखें कि जो अभी 20-22 साल के यूथ हैं, मेरी एकेडमी के भी बहुत सारे पार्टनर देख रहे होंगे, जो लोग ये कहते हैं ना कि यार तुम दोनों क्या करते रहते हैं, ये आपस में ट्रेनिंग करते हैं, दो फाइटर के हमेशा उनके साथ ट्रेनिंग करने से गेम इंप्रूव नहीं होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम दो फाइटर आपस में ट्रेन कर रहे हैं और हम अच्छे फाइटर नहीं बनेंगे। ये मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं 5 साल भी इनके साथ ट्रेनिंग कर लूँ तो मेरा लेवल नहीं बढ़ेगा, इनका लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जहां पर एक लड़का है जो 20 साल का, उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं कि बेटा तू ट्रेनिंग कर, तो कॉलेज जा, पैसे की तुझे दिक्कत नहीं है। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, ये हम दुखड़ा नहीं रो रहे हैं आप सभी के सामने, ये हम दोनों की कहानी के माध्यम से हम उस बड़ी एक जो ऑडियंस है या फिर मेरे जो एमएमए फाइटर दोस्त हैं, वो लोग भी ऐसी ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यार मेरी अभी 5,000 की जो सैलरी है यहाँ पर, उस 5,000 में मुझे अपना घर देखना है, उसी 5,000 में मुझे खाना खाना है। सबसे मेन प्रॉब्लम है राशन पानी। आपने तो कभी देखा भी नहीं होगा कि यार आपका बाप जो है वो कैसे दुकानों में पैसा देता है, कैसे वो राशन लाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर किसी की लाइफ में। तो जो लोग कंटिन्यूअसली वहां जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, तो उनके पीछे उनके पेरेंट्स है। और हमें जो अपनी ट्रेनिंग, खाना पीना, दुख बीमारी, सारी चीजें जो देखनी पड़ती है वो खुद है। तो यहाँ पर कई बार मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार नहीं करना ये सब चीजें, ये नहीं होगी। सेम वही चीजें उस सभी आदमी के अंदर आती है जिसके पास बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं होता है। और अभी जो हमारे पास आप सप्लीमेंट देखते हैं कि अरे परे से कहीं से लोग हमें देते हैं स्पॉन्सर करके, या फिर हेल्पिंग वे में वो देते हैं, इससे थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिलती है कि अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मसल टूट जाती है। प्रोटीन की आपको जरूरत है, आप जानते हैं, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे, आप जानते चलते चलते आपको चक्कर आ जाएंगे। ये तो मैंने आपको छोटी सी बात बताई। अब हम उनकी स्टोरी के बारे में दोबारा से जानेंगे। मुझे ये बताइए कि अभी मान लीजिए अगर आपको अगले 5 साल कंटिन्यू एमएमए करना है, क्या आपके पास फाइनेंशियली इतना पैसा है बैंक में, या फिर आपके पास ये है कि आप घर परिवार छोड़ करके जाकर ट्रेनिंग कर सकेंगे, क्या ऐसा है, या फिर आपको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए? स्ट्रगल ही करना पड़ेगा मेरे को अभी भी, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अब पैसा है नहीं। अगर पैसा कमाएंगे तो घर परिवार भी देखना पड़ेगा, तो ये तो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है अभी ऐसे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। अगर कोई घर पे सपोर्ट करने वाला होता तब भी कर सकते थे कंटिन्यू, घर पे भी कोई नहीं है ऐसा। बहुत सारे लोगों को विक्रम भाई ऐसा लगता है कि ये जो एमएमए फाइटिंग है बहुत आसान होती है, क्या है रिंग के अंदर जाना है, उल्टा पुल्टा मारना है। क्या सच में ये ऐसा ही होता है कि आपने बस किसी को मारना सीख लिया और जा करके आप रिंग के अंदर मार के आते हैं, या फिर इसमें कुछ सीखने की जरूरत होती है? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, जब मैं सेल्फ ट्रेनिंग करता था, ताकत थी। अच्छा। तो मैं सोचता था कि बस मैं फाइटरों को जाके उठा के मार के खत्म कर दूंगा, ऐसा लगता था। तो जब मैं खुद जाके वहां पे गया तो फिर मुझे पता लग गया कि क्या चीज है। अच्छा। जब तक आप फाइटरों को फेस नहीं करोगे तब तक आपको कोई पता नहीं रहेगा कि क्या चीज है ये। तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग और पार्टनर, गुरु होना बहुत जरूरी है। दरअसल ये बात वही है, जो स्ट्रीट फाइटर बनते हैं अपने आप को कि हम इतने पुशअप करते हैं, हम 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं, आज के स्पारिंग करो, तो हम उनको कभी चैलेंज नहीं करते सोशल मीडिया पर, बिकॉज हम जानते हैं कि एक्चुअल में वो फाइट कैसी होगी। और जब हम जानते हैं कि वो एक्चुअल में फाइट कैसी होगी तो उनको चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए मैं तो सिंपल बात कहता हूँ, आप फाइट बुक करो, रिंग के अंदर आओ, वहां पर आप 50 किलोमीटर भागो, 100 किलोमीटर भागो, कि फाइट करो, वहां पर आप मरते हो मारते हो वो फिर आपके नाम पर है। तो विक्रम भाई मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये फाइट बहुत इजी होती है, इसमें क्या ही है, हम तो
दाल चावल खाते हैं, घी खाने से बॉडी बन जाती है, इसमें ज़्यादा सप्लीमेंट डब्बे खाने की ज़रूरत नहीं होती। क्या आपको लगता है कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग आप करेंगे? क्योंकि रेसलिंग अगर आप मान लीजिए कोई नया आदमी है जिसने 2-4 महीने ट्रेनिंग की है, अगर वो रेसलिंग की स्पारिंग करता है और उसके बाद वो सिर्फ़ दाल चावल और एक घी का 1 चम्मच खाए, क्या आपको लगता है सप्लीमेंट की ज़रूरत उसको होगी? हाँ, सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं होगी? अब इतना जब शरीर तोड़ेगा बंदा, रेसलिंग करेगा, कहीं मसल पेन होगा, इतना जब मेहनत कर रहा है तो उसको लगेगा ही लगेगा, खाने में डाइट तो चाहिए, हुँ। तभी जाके पूर्ति होगा, नहीं तो शरीर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी वो हाँ, उतनी उस लेवल पर नहीं जा पाएगी नहीं जा बॉडी, पाएँगे, क्योंकि हाँ, सही। बॉडी एक लेवल तक ही आपका साथ देगी, उसके बाद वो वीक बनना शुरू हो जाएगी जब उसको सप्लीमेंट नहीं मिलेगा। डाइट बहुत ज़रूरी है डाइट इस बहुत चीज़ ज़रूरी है, में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैं अभी खुद देख पा रहा हूँ, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छी डाइट चाहिए। ट्रेनिंग और कोचिंग की फीस से ज़्यादा पैसा आपका डाइट पर खर्च होता है। लेकिन वो तब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे फाइटर देखे हैं जो स्किल वाइज़ बहुत अच्छे हैं। उनकी स्किल में कोई कमी नहीं, स्ट्राइकिंग अच्छी है, रेसलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन उनकी बॉडी में पावर नहीं है। और आप खुद सोचिए, जो एमएमए के जो एलीट फाइटर्स हैं, बहुत टॉप लेवल के फाइटर्स हैं, जब मैं उनके पॉडकास्ट भी सुनता हूँ तो बिना स्ट्रेंथ के आप इस गेम में कुछ कर नहीं पाएँगे। आपकी स्ट्राइकिंग अच्छी है, आप क्या करेंगे? अगर ग्राउंड पर वो ले गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर फाइटर को फेस करना। और अगर कोई कोच मेरी वीडियो देखता है, वो तो जानता ही होगा कि ग्राउंड पर सिर्फ आपकी रेसलिंग काम नहीं करती, वहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। बेशक स्किल आपके पास बहुत अच्छी है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो कहीं न कहीं आपको वो ओवरपावर कर सकता है। तो दूसरी तरफ हम उनको ले चलते हैं उनकी अकेडमी, उन्होंने कहाँ पर फाइट की, उनके जो कोच रहे हैं उनके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। तो आपने पहली बार कोई अकेडमी ज़रूर जॉइन की होगी, तो वो अकेडमी कैसे आपने जॉइन की? वहाँ के कोच कैसे थे? उन्होंने आपके फाइट आपको दिलवाई, बहुत कितना आपका रिकॉर्ड कितना है सबसे पहले? रिकॉर्ड मेरा 4-3 का है। हाँ, तो 7 लगभग टोटल आपने 7 फाइट 7 लड़ी हाँ, हैं। हाँ तो जी। आपने अकेडमी सबसे पहले कौन-सी जॉइन की थी? एकेडमी तो मैं एक बार चंडीगढ़ गया था पहले, अच्छा। वहाँ पे मैंने कुछ टाइम के लिए जॉइन किया वहाँ पे क्योंकि काफ़ी वो था, काफ़ी पैसा लग रहा था ज़्यादा। हुँ। लगभग 3-4 हज़ार के आसपास तो फीस थी अच्छा, अकेडमी की। एकेडमी की, हुँ, और साथ में रहना, खाना, बैठना तो काफ़ी महँगा पड़ रहा था वहाँ पे। ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया वहाँ, 10-12 दिन बैठा अच्छा। और फिर आ गया मैं, मेरे से नहीं हो पाया वहाँ पे, हाँ, वो मतलब खर्चा मैनेज नहीं कर पाया हाँ, मैं सही मतलब। बात। तो जब आप हिमाचल वापस आए तो हिमाचल में आपने अकेडमी कौन-सी जॉइन की? फिर यहाँ पे मेरी जान पहचान कपिल सर से हुई, रामपुर बीस्ट आईटीटी के कोच अच्छा, हाँ। कपिल सर से ये जान पहचान हुई मेरी, जब मेरी फर्स्ट फाइट हुई थी रोडू में। वहाँ पे इन्होंने भी, सर ने भी 2 स्टूडेंट लेके गए थे यहाँ से फाइट के लिए, ठीक है। तो इनके दोनों वो जीत गए, हुँ, तो मैं हारा। फिर हमारी बातचीत हुई कि आप कहाँ से हो, क्या हो, सर ने सब कुछ पूछा। तो मैंने कहा सर मैं इधर से हूँ और मैं पहले चंडीगढ़ गया था, तो वहाँ पे इतना वो महँगा पड़ गया तो नहीं कर पाया मैं वहाँ पे। तो सर ने कहा कि हमारे क्या कहते कैंप लगेगा यहाँ पे रामपुर में, हुँ, हुँ। तो कैंप में आ जाओ आप, तो देख लो पहले कैसा होगा, अगर सही बैठता है तो फिर चलो आ और जाना, ठीक है। कर लेना। हुँ। हाँ, बोल के सर ने कहा फिर। तो सबसे पहली बात मैं बता दूँ, जो कपिल सर की बात करें, दरअसल मैं उनको केडी के नाम से जानता हूँ, क्योंकि जब से मैं उनको जानता हूँ तो पहली बार जो उनका नाम सुना तो केडी के नाम से सुना। दरअसल कपिल सर मेरे भी पहले कोच हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट की दुनिया के जो पहले कोच। जब से मैं उनको जानने लगा हूँ तो मेरे पहले कोच भी वही रहे 2021 में, और विक्रम भाई के भी कोच वही रहे। तो जैसे मैं आपने बताया कि आपने कभी पहले स्पारिंग नहीं की, रेसलिंग नहीं की, तो जब आप कोच के पास गए तो कभी उन्होंने आपको ऐसा नहीं कहा कि यार तुझे आता-जाता कुछ नहीं है, अकेडमी में आना है तो अच्छे से आया कर, या उन्होंने कभी आपको दबाने की कोशिश की हो? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार है, एक स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही ईमानदार आदमी है वो। हुँ, तो उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, क्योंकि वो खुद ही स्पारिंग साथ में करा रहे हैं, खुद ही साथ में सिखा रहे हैं, हर चीज़ नॉलेज दे रहे हैं, बढ़िया से सिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका मतलब पैसे से लेन-देन हो। कोई होते हैं कोच की अपना मतलब पैसा ले लिया, तो भाई अच्छा कर रहा है, तो करते रहे, बेशक उसको कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे से कोई लेन-देन नहीं है, तो आप वो ट्रेनिंग के बढ़िया से करो बस, ये। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड कर दूँ, जैसे उन्होंने कहा कि पैसे से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा और बता दूँ, जब मेरे पास पैसा नहीं होता था, तो मैं जब भी उनकी अकेडमी में गया, मैंने उनके स्टूडेंट के साथ फाइट की, स्पारिंग की, रेसलिंग की,
और दरअसल मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि वहाँ पर मैं उनको महीने का एक बार दे सकूँ। तो इनकी भी वही कंडीशन थी, तो अभी भी मेरा उनको कुछ उन्होंने जो 1-2 फाइट मुझे दिलवाई थी, जो फाइट की रजिस्ट्रेशन फीस होती है मेरी वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज़ मेरे पास बैकग्राउंड में पैसा नहीं है और मैं उन्हें दे नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं बहुत जल्दी उन्हें दे सकूँ। दरअसल ये कोच का बड़प्पन नहीं कहूँगा मैं इसे, उनकी अंडरस्टैंडिंग कहूँगा एक फाइटर के लिए कि यार वो नहीं कर पा रहा है फाइटर अभी, क्योंकि उनको अकेडमी चलानी है, उनको बैकग्राउंड में अपना भी देखना है, वो अपना घर छोड़कर एक शहर में बहुत बड़े लेवल पर एमएमए को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कहीं न कहीं उनको भी ज़रूरत होती है कि हर एक फाइटर से कुछ वो छोटा-सा अमाउंट ले लें। लेकिन थोड़ा-सा वो जो अंडरस्टैंड हमें करते हैं उसके लिए तो ज़िंदगी में अगर मैं या ये कभी भी उस लेवल पर पहुँचे कि हम प्रो फाइट करें, अच्छा वहाँ से अर्न करें, तो हमारी हमेशा से कोशिश रहेगी कि हम उनके साथ जुड़े रहें तब भी, और उनकी भी हम हेल्प कर सकें अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि उनके बिना तो एक भी फाइट लड़ना पॉसिबल है नहीं, या फिर अपने कोच के बिना कोई फाइटर आगे बढ़ नहीं सकता है। तो विक्रम भाई, दूसरी चीज़ मैं इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करने की तरफ भी जाऊँगा। तो कैसा लगा आपको पहली बार जब आप फाइट जीते, और कहाँ पर आप वो फाइट जीते थे, और उसमें आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट हुई थी, या फिर उसमें कोच का कुछ हेल्प था, या फिर पार्टनर का कुछ हेल्प था? कैसा लगा था आपको? पहली फाइट मैं महाराष्ट्र में जीता था। उस टाइम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अब कोच का हेल्प काफ़ी मिला कि मेरे पास पावर तो अच्छी थी। पावर के साथ-साथ और कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने मतलब बीजेजे में उन्होंने काफ़ी सिखाया कि लॉक कैसे लगते हैं, कैसे बचना है, हर चीज़ मतलब सब कुछ उन्होंने समझाया अच्छे से, और पार्टनरों का भी काफ़ी हेल्प रहा। तो उस टाइम मैं फर्स्ट 1 महीने के लिए आया था सर के पास, फाइट लॉस के बाद। अच्छा। 1 मंथ के लिए। तो उस टाइम इतना सीखा कि बहुत अच्छे से सीखा, और मैं जाके सेकंड राउंड में उसे फिनिश कर दिया। अच्छा। हाँ, लॉक लगा के। तो काफ़ी अच्छा सिखाया सर ने। तो जो मेरी पहली फाइट थी उसमें तो मैं कहूँगा कि बाय चांस मैं जीत गया, क्योंकि अगर आप मेरी वो फाइट देखेंगे महाराष्ट्र में, मेरी फाइट शायद हम साथ में गए थे। हाँ, तो मेरी अगर वो फाइट देखेंगे, मेरा कोई फुटवर्क उसमें काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा स्ट्रीट फाइट की तरह लड़ रहा था, क्योंकि खास मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि पहली फाइट में क्योंकि ज़्यादा ट्रेनिंग मेरे पास थी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही था, किक्स अच्छी है या फिर पंच मार दूँगा, उससे ज़्यादा मेरे पास कोई नहीं था, वो तो मैं जीत गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने एक लंबी फाइट जर्नी अपनी स्टार्ट की, थोड़ा स्ट्रेंथ पर काम किया, अपनी स्ट्राइकिंग पर काम की, तो रेसलिंग फिर भी नहीं थी। सेकंड फाइट जब एचएफसी जो रामपुर में हुई थी, तो वहाँ पर जब मेरी फाइट हुई, तो मेरे पास उस समय एक चीज़ एडवांटेज था कि मैं उस समय उस फाइट को एन्जॉय कर पा रहा था, क्योंकि मेरे जब तक मैं 10-12 फाइट ना लड़ लूँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं कह नहीं सकता। तो वहाँ पर जब मुझे आर्म बार लगा, तो मुझे तब भी पता था कि वो आर्म बार प्रॉपर नहीं लगा है, और मुझे गाइड किया गया था पहले ही कि अगर आपको कोई भी लॉक लगता है, सबमिशन लगता है, तो उसको सर्वाइव करने की ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी टैप कर दिया, भाई अगर बाजू टूट गई, एक तो हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते, अगर बाजू टूट गई तो फिर उससे भी हम गए। तो वो फाइट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो दूसरी मैं आपसे एक सवाल आखिरी पूछूँगा कि अब आपका आगे प्लान क्या है? अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास पैसा आ जाता है, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम यही है कि पैसा नहीं है। मान लीजिए हम पैसा कमाते हैं 2-4 महीने और उसके बाद ट्रेनिंग पे लगा देते हैं, घर में क्या खाएँगे? खाना क्या खाएँगे? जो हमारी फैमिली है उनको क्या देंगे? क्योंकि फैमिली खुद अर्न नहीं कर सकती है। क्योंकि मेरे फादर की जो एज है 70 साल की है, तो अब मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता कि यार वो अपना खर्चा खुद निकालें, ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो आपके छोटी-सी 2 बेटियाँ हैं, आप उनको अगर आप नहीं खिलाएँगे, तो वो बात तो फिर आपको पता ही है कि कौन देगा उनको। तो अगर आपके पास मान लीजिए पैसा आ जाता है कहीं से, तो आपका अगले 5-10 साल के लिए क्या प्लान है एमएमए को लेकर के? अगर बाय चांस पैसा हो जाता है कहीं से, तब तो रखेंगे कंटिन्यू, ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे। तो अब एक सपना तो है कि एमएफएन तक जाए। अच्छा। अभी 30 साल है, तो 2-3 साल के अंदर भी जा सकते हैं, अगर पैसा आ जाए। ट्रेनिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ ट्रेनिंग घर पे करेंगे। कोच के पास भी अगर मौका मिल जाए तो जाया करेंगे हम। हाँ, कैंप के थ्रू बीच-बीच में जाएँगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर पैसा हो जाए तो करेंगे हम कंटिन्यू फिर आगे। ठीक है। तो दरअसल प्लान तो जो भी फाइटर यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं, सबका प्लान है यही कि अच्छी फाइट दें, वो एमेच्योर लेवल अच्छे से अच्छा बनाएँ अपना, और उसके बाद वो कंटेंडर के थ्रू जो एमएफएन में जाएँ, और वहाँ पर थोड़ा बहुत अर्निंग जो होती है, क्योंकि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो एमएफएन है, तो उसके माध्यम से ही फाइटर चाहता है कि वो अर्न करे और अपनी स्किल को डेवलप करे।
तो आप सभी के सामने फिर से हम काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि इस मुद्दे पर बात करें। आज भी काफ़ी बातें छूट गई है इसमें, क्योंकि हम थोड़े से अनप्रिपेयर्ड थे, हम तैयारी अच्छी थी नहीं। लेकिन हम कुछ टाइम के बाद जब हमारे पास थोड़ा-सा और एक्सपीरियंस होगा फ़ाइट का, 1-2 महीने के बाद फिर से हम पॉडकास्ट करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे उसमें साथ में। दरअसल जो विक्रम भाई है वो थोड़ा कैमरा फ्रेंडली बहुत कम है, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी को कि थोड़ा-सा उनको कन्फ्रंट करना होता है कैमरे को। क्योंकि मैं तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बचपन से बोलने की आदत है, मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं। तो आपको सीखने को मिला होगा एक कि हमारा ख़ास तौर पर विक्रम भाई, आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया पर कई लोग आपका और मेरा मज़ाक उड़ाते हैं कि यार इन दोनों को ज़्यादा कुछ आता नहीं, बस एक ही चीज़ ये रिपीटेडली करते रहते हैं। एक आदमी बैग मारता है, एक आदमी ड्रम को पटकता रहता है। ये ख़ास तौर पर हमारी ट्रेनिंग का वो मज़ाक उड़ाते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम दोनों ये भी ना करें और उसकी जगह हम सिर्फ़ गुंडे बन जाएँ, चोरी करने लग जाएँ, या फिर जैसे बाकी लोग शराब पीते हैं या फिर चिट्टाबाज़ी करते हैं, क्या उसमें अच्छा है या उससे अच्छा है कि यही अच्छा है? क्या लगता है आपको? नहीं, उससे तो यही कहीं अच्छा है। हाँ। अपने शरीर के लिए हम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, बैग मार रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं हम। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि विक्रम भाई को एक मेजर इंजरीज़ भी है पिछले 2-3 सालों से। तो उस हाँ, इंजरी के डेढ़ बारे में बताइए, वो कैसे हुआ? वो फाइट में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस इंजरी की वजह से? ये इंजरी मेरे को पहले तो थी नहीं। अच्छा। ये घर से ही लेके आया था मैं इंजरी। अच्छा, पहले अच्छा। कैंप के दौरान कहीं पे नहीं हुई है इंजरी, ठीक फाइट है, के दौरान कुछ नहीं। ठीक तो है। घर में ऐसा हो गया था कुछ काम करते बार, अच्छा, ये अच्छा। हाथ मेरा पूरा फँस गया था ऊपर पेड़ में। अच्छा, अच्छा। पेड़ में फँस गया था तो इसके लिगामेंट शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हाँ, होगी खिंच गए लिगामेंट हो में। ज़्यादा। हाँ, खिंच गए होंगे। तो उसके बाद मैंने इलाज भी नहीं करवाया, हुँ, क्योंकि पेन किलर से ही काम चलाया। पेन किलर वगैरह थोड़ा इंजेक्शन देके हुँ। उससे हल्का हो गया, तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। तो अभी 1 डेढ़ साल के बाद अभी फिर एमआरआई वगैरह किया है, अच्छा। तो इसमें अब डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ अब सप्लीमेंट दवाई वगैरह दी है, तो उससे ठीक हो जाएगा बोला है बस। अब इस वजह से भी मैं मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ, प्रॉपर इसमें अपना दे नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। इस इंजरी की वजह, खासतौर पे जो इंजरी है, जो शोल्डर के अंदर लिगामेंट होते हैं, दरअसल लिगामेंट टूटा नहीं है, लिगामेंट थोड़ा-सा टियर हो चुका है, यानी कि वो खिंच गया है थोड़ा ज़्यादा। तो डॉक्टर ने अभी खासतौर पर शोल्डर की जो स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट्स बताए हैं, कुछ दवाइयाँ दी हैं, एमआरआई स्कैन करने के बाद। तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है एमएमए करने में? अगर मान लीजिए आपको ट्रेनिंग करनी है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप इसमें? प्रॉब्लम ऐसे ही हो रही है कि अब जब मैं कंट्रोल में खेल रहा हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जब मैं कंट्रोल से जैसे रश में चल जा रहा हूँ, उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर हाथ में जैसे झटका लग गया, तो ऐसा लग रहा है कि बाजू टूट गई पूरी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जिनके भी एसीएल, एमसीएल या लिगामेंट का, शोल्डर या घुटने का, कहीं का भी अगर इंजरी हुई है, आपने महसूस किया होगा कि उसमें पेन कितना होता है, वो तो यही जानते हैं जब इनका, मान लीजिए अगर इनका हाथ ऐसा है, अगर यहाँ पर किसी से पंच लग गया या फिर ये ज़्यादा खिंच गया, तो ये 2-4 दिन या हफ्ते, महीना भी लग सकता है ना, तो उसमें ये खेल नहीं पाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है दरअसल। अब तो चलिए एमआरआई करवा लिया है, दवाइयाँ ले रहे हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी एज हो गई है 30, तो आप अगर कोई हमारी तरह कोई फाइटर है आपके और मेरी तरह, उसके पास बैकग्राउंड में पैसा नहीं है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, वो उसे शुरुआत कैसे करना चाहिए घर पर? क्या-क्या वो कर सकता है घर पर? घर पे अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करे, रनिंग करे, हुँ, और आप अपने पुशअप लगाए, पुलअप लगाए, अपने मतलब कंडीशन पे ध्यान दें। हुँ, क्योंकि कंडीशन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो कल के दिन वो कहीं किसी एकेडमी को जॉइन करेगा, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फिर। तो जो भी इस फील्ड में नए आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं और उनके पास कोच नहीं है, एकेडमी, क्योंकि हिमाचल के अंदर तो बहुत कम एकेडमी है और बाहर जो एकेडमी भी है, तो वो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंथ कंडीशनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो इंडिया के जो फाइटर्स हैं, ख़ासतौर पर बड़े-बड़े लेवल पर भी उनकी जो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग होती है, उस लेवल पर नहीं है जो बाहर के फाइटर हैं, और वो जब वहाँ जाते हैं तो कहीं न कहीं वो बैकवर्ड में आ जाते हैं। तो जो नए फाइटर आना चाहते हैं, वो 2 चीज़ों का मैं उनको टिप्स देना चाहूँगा। एक तो अपना कार्डियो इम्प्रूव करें, दूसरा अपना स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, अगर आपके पास कोच नहीं है, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा होना। तो आज हमने काफ़ी समय से आपको बताया था कि हम पॉडकास्ट करेंगे, साथ में एक नई टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ थे विक्रम भाई, जिनकी लाइफ़ जर्नी को आपने जाना। देखिए, जो लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं कि बैग मारने से कोई फाइटर नहीं बनता, अकेले ट्रेनिंग करने से कोई फाइटर नहीं बनता, हम अच्छे से जानते हैं कि
आपको क्या लगता है कि 2025 में हमारे पास स्मार्टफोन है, अच्छे-अच्छे गैजेट्स हमारे पास हैं, हम दुनिया से जुड़े हुए हैं और हमें ये लग रहा हो कि हम अकेले ट्रेनिंग करके यूएफसी लेवल के फाइटर बन गए? नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा और ना ही हम उस भ्रम में हैं कि हम बहुत अच्छे लेवल के फाइटर बन गए हैं। हमारी कोशिश ये है, हमें जो जितना आता है विदाउट कोच हम उतना सीख लें और जब हम अभी हमारा 15, 16, 17 को कैंप होने वाला है, तो हम दोनों वहाँ पर होंगे और जो भी हमें वहाँ सीखने को मिलेगा वो फिर ऐड हो जाएगा उसमें। जानते हैं कि 2-4 दिन के कैंप से कुछ होगा नहीं, लेकिन कम से कम पता तो लगे कि हमारे पास नई चीज़ें किस तरह की हैं। तो आप सभी हमें ज़रूर बताएँ कि इस पॉडकास्ट में अगर आप विक्रम भाई से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो अगला जो हम पॉडकास्ट करेंगे इससे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वो, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी आना है इसमें। तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन आप लोग ज़रूर करें और ख़ास तौर पर कोई भी न्यू फाइटर्स अगर आपके पास हैं, आप देखते हैं उनकी ट्रेनिंग को, उनको डीमोटिवेट कभी ना करें। मैं तो डीमोटिवेट होता नहीं, मुझे पता है कि आप लोग जो भी हैं वो आप लोग अपने दम पर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप दिन-रात गधे की तरह काम कर रहा है और हम खुद गधे बने हुए हैं, काम कर रहे हैं और अपने लिए खुद कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, तो बैग मारता है, तो ये करता है, वो करता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। आपके कहने से क्या होता है, क्योंकि हमने अभी 2-4 दिन में जो कुछ वजह से हमने जिम जॉइन किया, फ्री जिम जॉइन किया, तो लोगों ने कह दिया कि इतना पैसा है तो तुम रामपुर क्यों नहीं आ जाते, ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? तुम्हें पता ही नहीं है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो सेम वही चीज़ें हैं कि यार किसी के बारे में तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तुम अच्छा ट्रेन कर पा रहे हो, तुम अच्छा खा पा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट बिकॉज़ आपके पीछे आपके पेरेंट्स खड़े हैं और जिस दिन तुम्हारा बाप खुदा ना खास्ता किसी वजह से मर गया, तो तुम गली के कुत्ते बन जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी हालत क्या होने वाली है और तुम छोटा से छोटा काम तुम कर नहीं सकते और बड़े काम तुम्हें कोई देगा नहीं। इसलिए ध्यान रखो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कि जो भी आदमी ज़मीन से उठना चाहता है, अगर आप उसे हाथ नहीं देना चाहते तो उसे धक्का भी मत दो। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। तो विक्रम भाई, कैसा लगा आज आपको इस पॉडकास्ट में? काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे बोलने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर भी बट जो आया वो बोला मैंने नहीं, वैसे। फिर भी आपने हाँ, काफ़ी अच्छी कोशिश। कैमरा फ्रेंडली आप बहुत कम है वैसे, है ना? तो ये आप दिक्कत है। क्या मैसेज देंगे, लास्ट मैसेज, कि ट्रेनिंग के बारे में, एमएमए के बारे में, जो लोग सोच रहे हैं कि यूएफसी तक पहुँच ही जाएँगे बहुत जल्दी, क्या मैसेज है आपका लास्ट में? मैसेज यही है, अब जिसे एमएमए के बारे में पता लग चुका है, तो वो बचपन से ही ट्रेनिंग करे, जितने छोटी उम्र है उससे लग जाए वो ट्रेनिंग पे, बिल्कुल। तभी जाके वो बड़े लेवल में पहुंच सकते हैं। हुँ। क्योंकि अब लेट स्टार्ट करेंगे तो फिर उस लेवल तक जाना बहुत मुश्किल है फिर। तो आप सभी ने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि जब 30 की एज में भी ऐसा व्यक्ति जो परिवार अपना देख रहा है, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, उसके पास डाइट कभी होती है, कभी नहीं होती है और आपके पास तो आपके पेरेंट्स हैं, आप फिर भी कहते हो कि यार हमसे ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो आप एक दिन हार जाएँगे। तो दोस्तों, हमें दीजिए जाने की इजाज़त और इसी पॉडकास्ट के साथ में हम फिर से मिलेंगे एक बार नए पॉडकास्ट के साथ। तो विक्रम भाई, ठीक है। ओके। ओके।